हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी टेस्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक आपका जिस प्रकार से 70 बीपीएससी में प्रश्न आएगा उसके अनुसार इस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। इसमें वही विद्यार्थी इस एग्जाम को देंगे जो 70 बीपीएससी पीटी देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये उन्हीं के लिए देखा गया है, उन्हीं के लिए ये सारा क्वेश्चन बनाया गया है और ये खास करके 69वीं बीपीएससी पीटी के प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक हम सब इस वाले में टेस्ट में देने वाले हैं। टेस्ट नंबर 1 में जो है उसमें 1 से 20 तक किए थे। इस प्रकार से हम सब करते रहेंगे और ये सारा पीडीएफ आप निकाल लेंगे और जब अगस्त खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो एक मंथ बचेगा 30 सितंबर तक, उस एक मंथ में बहुत अच्छे ढंग से अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथन में से कौन सा औसत है? पहला, केल्विन साइकिल अप्रकाशीय अभिक्रिया का भाग है। दूसरा, केल्विन साइकिल में प्रथम स्थायी यौगिक 3PGA यानी 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। ठीक है, PGA का फुल फॉर्म होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तीसरा, जल का प्रकाशीय अपघटन में प्रकाश संश्लेषण जल द्वारा ऑक्सीजन निर्मित करता है। चौथा, क्लोरोफिल में ऑक्सीजन धातु प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी क्लोरोफिल में ऑक्सीजन धातु प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा औसत है यह आपको बताना है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लोरोफिल में ऑक्सीजन नहीं, मैग्नीशियम धातु जो है ये प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पे कर लेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम राइट हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथन में से कौन सा औसत है? जड़ एक तरफ है, एक तरफ उदाहरण है। पहला, कुंभी रूपी जड़ सलजम और चुकंदर। दूसरा है शंकुआकार जड़ गाजर। तीसरा है तुर्क रूपी जड़ हल्दी और चौथा है गांठदार जड़ जल्पा और मिराविलिस। इसमें से कौन औसत है ये आपको पहचानना है 4 ऑप्शन में से। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण हल्दी नहीं है। ठीक है, तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण मूली होता है। इसको याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूली। मैं थोड़ा आंसर भी बताते जाऊंगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 23, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, तीसरा है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, चौथा है म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24, वायराइड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐसा विषाणु जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसके विषय में डायनर ने सबसे पहले बताया था। तीसरा, यह सामान्य रूप से पौधे को संक्रमित करता है। चौथा, यह द्विकुंडली DNA का बना होता है। चलिए जल्दी से चारों कथन को पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन में नहीं पढ़ता हूं क्योंकि आप सबको दिख ही जाता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। ठीक है, सभी सत्य हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सारा वायरस के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 25, mRNA वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक प्रकार का संदेशवाहक होता है। दूसरा, चिकन पॉक्स का वैक्सीन इसके उदाहरण है। तीसरा, यह त्वरित निर्मित वैक्सीन है। चौथा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस वैक्सीन के उदाहरण है। चलिए जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में कौन सत्य है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो इसका है चिकन पॉक्स का वैक्सीन इसके उदाहरण है, ये गलत है। चिकन पॉक्स जीवित तंतु वैक्सीन के उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सब। तो 25 का आंसर हो गया आपका तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 26, जीवाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह प्रोकैरियोटिक जीव तथा मोनेरा संघ का जीव है। दूसरा, यह मृदा में स्वतंत्र नाइट्रोजनी जीवाणु के रूप में पाया जाता है। तीसरा, पादप के गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। चौथा, जीवाणु सिर्फ हानिकारक हो सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन औसत है यह आपको बताना है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, केवल 4। देखिए, जीवाणु सिर्फ हानिकारक हो सकता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जीवाणु हम सबके लिए लाभदायक भी हो सकता है, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दही में पाया जाता है, जो कि हम सबके भोजन को पचाने में सक्षम होता है, तो ये हम सबके लिए लाभदायक भी है। लेकिन विषाणु के बारे में अगर ये स्टेटमेंट रहता है कि विषाणु सिर्फ हानिकारक हो सकता है तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो विषाणु सिर्फ हानिकारक ही हो सकता है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें से जीवाणु से कौन सा रोग होता है आपको पहचान करना है। इस 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन जीवाणु से फैलता है रोग। पहला, पोलियो इन्फ्लुएंजा चेचक। दूसरा ग्रुप है टाइफाइड हैजा और लिप्रेसी। तीसरा है चिकन पॉक्स रेबीज और खसरा।
चौथा है ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया और सिफिलिस। इस 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन सा रोग जो है समूह जो है वो जीवाणु से फैलता है, ये आपको बताना है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2 और 4, ये जीवाणु से फैलता है, यानी टाइफाइड, हैजा, लेप्रेसी। चौथा ऑप्शन देखिए ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया और सिफिलिस, ये सारा जीवाणु जनित रोग है। जबकि पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है यानी पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, चिकन पॉक्स, रेबीज, खसरा, ये सब विषाणु जनित रोग है। ऐसा प्रश्न पूछता है बीपीएससी। तो 27 का आंसर हो गया फिलहाल दूसरा नंबर। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। टिटनेस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे लॉक जाउ रोग भी कहते हैं। दूसरा, इस रोग के फैलने का कारक क्लोस्ट्रिडियम टिटनी जीवाणु है। तीसरा, यह मुख्य रूप से घोड़े के लीद और जंग लगा लोहे के संपर्क में आने से फैलता है। चौथा, इस रोग के निवारण के लिए वैक्सीन के रूप में बीसीजी का वैक्सीन लेते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर औसत्य कौन है, ये आपको पहचान करना है। तो ये आसान भी है आप सबके लिए, आराम से इसको बना सकते हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर केवल 4, क्योंकि आप सबको पता है बीसीजी का जो टीका लगता है ये ट्यूबरक्लोसिस में लगता है, तपेदिक रोग में लगता है, ठीक है, ना कि ये टिटनेस में लगता है। टिटनेस में जो वैक्सीन का यूज करते हैं उसका नाम है डीपीटी वैक्सीन, और ये सब मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं थ्योरी में। तो 70 बीपीएससी बायोलॉजी का क्लास जो नहीं देखे हैं तो सेट नंबर 1 से देख लें, आपको बहुत मजा आ जाएगा, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न। जड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्या जड़ जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। दूसरा, जड़ मूलांकुर से उत्पन्न होते हैं। तीसरा, जड़ पादप की वर्धी भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट से संबंधित है। चौथा, जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। यह भी मैं बताऊंगा जब आप सब क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे उसके बाद। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है, यानी ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। जड़ जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, तो बरगद का देखिएगा जड़ निकला रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। जड़ मूलांकुर से उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। वर्धी भाग है, ये भी सही है। ये क्या चौथा स्टेटमेंट है, जड़ धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसका मतलब क्या हुआ, तो जड़ अगर आप देखेंगे तो जमीन के अंदर ज्यादा बढ़ता है, जबकि जड़ जमीन के ऊपर कम बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए कम बढ़ेगा तो ऋणात्मक, प्रकाश की ओर बढ़ रहा है कम, तो इसलिए ऋणात्मक, जबकि धनात्मक हो गया गुरुत्वाकर्षण, जमीन के अंदर ज्यादा बढ़ता है, तो इस वजह से इसको धनात्मक बोलते हैं। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी 29 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, पुष्प में समान रूप से एक डंठल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेडिकल, दूसरा है परोह, तीसरा है कोरोला, चौथा स्टेपुलस। तो ये डंठल पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पेडिकल। और ये स्टेपुलस क्या होता है, तो आप देखे होंगे इस प्रकार से बना रहता है, फूल के ऊपर, डंठल के ऊपर बीच में ये रहता है और उसके ऊपर फिर फूल उगता है, तो इसको बोलते हैं स्टेपुलस, ठीक है, याद रखेंगे। और पेडिकल हो गया डंठल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन पुंकेसर के भाग हैं। पहला एंथर, जिसको परागकोश बोला जाता है। फिलामेंट, पुतंतु इसको बोला जाता है। दूसरा है योजी। तीसरा है वर्तिका, इसको स्टिग्मा बोला जाता है। चौथा है वर्तिकाग्र, इसको स्टाइल बोला जाता है। अंडाशय को ओवरी बोला जाता है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन पुंकेसर का भाग है, यानी पादप का जो मेल वर्जन है, मेल जनन अंग है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा समूह पुंकेसर का भाग है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2। तो पहला एंथर, फिलामेंट और योजी ये पुंकेसर का भाग है, बल्कि वर्तिकाग्र और अंडाशय ये स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, औसत फल के संबंध में कौन सही है। पहला, अंगूर औसत फल है। दूसरा, यह हार्मोन की प्रभाव से बनते हैं। तीसरा, इसका विकास अंडाशय से होता है। चौथा, यह फूल के अन्य भाग से अंडाशय को छोड़कर निर्मित होते हैं। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। औसत फल के बारे में सत्य जानकारी दें। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यह फूल के अन्य भाग से अंडाशय को छोड़कर निर्मित होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं औसत फल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में कौन औसत फल के उदाहरण नहीं है। पहला, टमाटर और आम। दूसरा है सेब, नाशपाती। तीसरा है अंजीर और कटहल। चौथा है काजू और मलबरी। ऑप्शन आपके सामने है ही। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर टमाटर और आम। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 हो, 3 हो या 4, ये सारे औसत फल के उदाहरण है। और यहाँ से प्रश्न आपका हर एक एग्जाम करता है, तो इसको याद करके रखें। सेब, नाशपाती, अंजीर, कटहल, काजू और मलबरी, ये 6 फल जो आपको दिख रहा है ये औसत फल है। टमाटर और आम ये औसत फल नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर,
फलों के निम्नलिखित भागों में से कौन औसत है? पहला, बाह्य बल भित्ति, एक प्रकार का छिलका होता है। दूसरा, मेसोकार्प बोलते हैं मध्य फल भित्ति, फल का गुद्देदार भाग होता है। तीसरा, इंडोकार्प अंतः फल भित्ति, यह कठोर होता है, इसे गुठली भी कह सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है ही, इसमें आपको बताना है कौन औसत है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, सभी सही है। तो ये आप याद रख लें कि फलों के ये 3 भाग होते हैं, इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। ठीक है, इपिकार्प का मतलब हो गया छिलका जो आप देखते हैं फल में, वो इपिकार्प होता है। मध्य फल भित्ति जिसमें गुद्देदार भाग, जैसे आम का हम सब गुद्देदार भाग खाते हैं, तो वो हो गया आपका क्या, मेसोकार्प हो गया। और इंडोकार्प क्या हो जाता है, ये कठोर होता है लाइक गुठली, तो गुठली क्या हो जाता है, इंडोकार्प हो गया। ठीक है, तो तीनों सही है, तो 34 का हो गया पहला। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 35। गाल्जी बॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने किया था। दूसरा, इसे बंडल पैकर्स और ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तीसरा, यह प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। चौथा, यह यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन औसत है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, केवल 3, यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहां दिया हुआ है यह प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इस प्रकार 35 का आंसर हो गया दूसरा नंबर, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कोई कोशिकांग खराब होने की स्थिति में लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का प्रयोग कर उसका पाचन कर जाता है। दूसरा, इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तीसरा, इसे अपशिष्ट थैली भी कहा जाता है। चौथा, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर कौन सत्य है, यह आपको बताना है। तो सोच समझ के जवाब देंगे और इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे, कहीं पे सत्य लिखा है, कहीं पे असत्य लिखा है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोशिका का ऊर्जा गृह लाइसोसोम को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां प्रश्न, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरा, डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाए जाते हैं। तीसरा, डीएनए के शर्करा डीऑक्सीराइबोस के बने होते हैं। चौथा, डीएनए का मॉडल एकल सर्पिकार होता है। उपयुक्त कथनों में कौन औसत है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ये आप सब खुद ही देख सकते हैं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा केवल 4 जो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे औसत पूछा जा रहा है। तो डीएनए का मॉडल एकल सर्पिकार नहीं होता है, डीएनए का मॉडल होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है, यानी द्विसर्पिकार मॉडल होता है। तो इसलिए 37 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, केवल 4 ऑप्शन जो है ये औसत है। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे फोकस करते हैं हम सब। निम्नलिखित में से कौन सा टीका उसके रोग से नहीं मिलता है। रोग एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ वैक्सीन दिया हुआ है। पहला, तपेदिक जिसको टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, बीसीजी का टीका। दूसरा है काली खांसी, डीपीटी का टीका। तीसरा इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। चौथा है सभी सही है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है। तो तीनों रोग और तीनों रोग का वैक्सीन, इसको आप याद कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 39वां प्रश्न हम सब देखते हैं। फलों में पाए जाने वाले कुछ रसायन एवं प्रभाव निम्नलिखित में कौन औसत है। पहला, मूली में तीखापन कुकर बिटेसिन रसायन के प्रभाव से होता है कि नहीं होता है, ये वो आप डिसाइड करेंगे। दूसरा, मिर्च में तीखापन कैप्सोसिन। तीसरा, चने के पत्ती में खटास ऑक्जेलिक अम्ल। और चौथा, लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है कि नहीं होता है। इसमें बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन औसत है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, मूली में तीखापन जो है कुकुरबिटेसिन से नहीं होता है। ठीक है, कुकुरबिटेसिन ये खीरे से संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें फल के अंदर बीज होते हैं। दूसरा, बीज एक खोल से घिरा रहता है। तीसरा, इसके उदाहरण आम, लीची और अमरूद हैं। चौथा, इसमें बीज फूल या फल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सत्य है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ही। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है एंजियोस्पर्म के बारे में। चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है, चौथा स्टेटमेंट इसका गलत है। फिलहाल 40 का आंसर हो जाता है तीसरा नंबर, 1, 2 और 3। तो ये था बीपीएससी 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी के लिए 20 सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, क्योंकि अभी मैं 10 लगातार सेट डालूंगा बायो का, फिर डालूंगा 10 लगातार सेट फिजिक्स का, फिर 10 लगातार सेट केमिस्ट्री का, और फिर पॉलिटी भी चलता रहेगा। तो आई होप कि आप सबको बहुत मजा आएगा और आप सबकी तैयारी में बूस्टअप डोज के रूप में ये काम करेगा।
पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ में शेयर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा समय का स्कार्सिटी है, लेकिन जैसे मुझे समय मिलेगा सारा अकाउंटेंसी से लेकर के बायोलॉजी तक सारा पीडीएफ जो बचा है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही इसी प्रकार के कठिन प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। थैंक यू सो मच।